हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक टॉपिक मैटर इन अवर सराउंडिंग शुरू करने आए हैं। इस टॉपिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे और सेकंड हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन किया जाता है। मैं हूं नितेश सर, मेधावी एजुकेशन से। आइए चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो हम सीखेंगे कि मैटर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये फोर्सेस किस तरह से काम करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि इनकी वजह से किस तरह से मैटर की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जिसके पास भी मास होता है और वॉल्यूम होता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मैटर। यूनिवर्स में सभी चीजें मैटर से ही बनी होती हैं। ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो कि मैटर से ना बनी हो। ये जो मैटर होता है ये बहुत ही स्मॉल साइज पार्टिकल से बना होता है और यही पार्टिकल्स जो होते हैं ये इसको स्पेस देते हैं और यही इसके मास को भी डिटरमाइन करते हैं, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टीज बनती हैं। अलग अलग पार्टिकल से अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम देख सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि ये आपकी नेकेड आइज से भी नहीं देखे जा सकते। इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये फोर्सेस बेसिकली उसकी स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्चुअल में क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो फोर्स हैं जो कि कोई भी दो पार्टिकल आपस में एक्सर्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये एक दो पार्टिकल हैं, ये आपस में दो तरीके के फोर्स लगा सकते हैं। या तो ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे, यानी कि ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और रिपेल होंगे। तो इसके आधार पे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को दो तरह के भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा होता है आपका रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं ये दोनों ही एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। जैसे मैंने बोला कि अगर ये अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे होंगे और रिपेल कम कर रहे होंगे, तो यानी कि ये एक दूसरे के करीब आना चाह रहे होंगे। और अगर ये रिपेल ज़्यादा कर रहे होंगे और अट्रैक्ट कम कर रहे होंगे, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट हुआ या लिक्विड स्टेट हुआ या गैसियस स्टेट हुआ, इन तीनों में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही इन दोनों के बीच के गैप को डिफाइन करते हैं और उसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं। जो पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं, यानी कि जैसे सॉलिड स्टेट हुआ, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स आपस में ऑलमोस्ट जुड़े होते हैं, तो इनकी एनर्जी लो होती है, बहुत ही ज़्यादा लो। लेकिन जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर पार्टिकल्स बनते हैं। इनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, यानी कि ये पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल हैं। इनकी पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जबकि सॉलिड में इन्हीं पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये पास पास में है। ये जो एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी उसकी वेरी करती है स्टेट पे, ना कि उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई है। स्टेट मतलब गैस या लिक्विड या सॉलिड। तो अगर ये सॉलिड में है इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी अभी भी कम है, यानी कि उसकी रिपल्सिव होने की टेंडेंसी अभी भी कम है, जबकि अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी अभी भी ज़्यादा है। हाँ, ये अलग बात है कि ये हाई और लो इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिलेटिव टर्म है, ना कि एक एग्जैक्ट मैप की हाँ इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है या इतनी ज़्यादा कम इंटेंसिटी है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कैसे करते हैं? तो जब भी इंटेंसिटी अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की ज़्यादा होगी तो रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो कम होगा और पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे, यानी कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, तो ये आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे।
जब इसका अपोजिट केस होगा, यानी कि अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, इंटेंसिटी उनकी बहुत कम हो जाएगी, और रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेंगे। जब भी ऐसा होता है तो ये मैटर टू मैटर इन फोर्सेस की इंटेंसिटी को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप ये अभी देखें कि सॉलिड आपका रबड़ भी है और आयरन भी है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो एटम्स हैं, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इनके सॉलिड के पार्टिकल्स के हिसाब से। तो ये मैटर टू मैटर भी वेरी करती है और साथ में स्टेट वाइज भी वेरी करती है। ठीक है, इन्हीं जो इंटेंसिटी है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की वजह से, यही डिटरमाइन करती है कि इसके बीच में ये जो स्पेस जनरेट हो रहा है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्पेस को बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये फोर्सेस की इंटेंसिटी ही डिटरमाइन करेगी कि इनके बीच में जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो कितना ज़्यादा होगा, और यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिटरमाइन करता है हमारा फेज में होगा वो सॉलिड या मैटर। तो हम जानते हैं कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होते हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैटर जिनके पास स्टेट या स्पेस जो होता है, जो क्रिएट हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि सॉल्युबिलिटी या हीट ट्रांसफ़र या उसका कंसंट्रेशन, इन सबको डिफाइन करता है या उन सबको टेंडेंसी को बढ़ाता है या घटाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लिक्विड की सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर चिपके हुए हैं तो अगर मैं इनको एनर्जी दूंगा कहीं से भी, तो ये एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इनका हीट ट्रांसफ़र भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाएगी। कंसंट्रेशन मतलब कितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में डिजॉल्व है सॉल्यूशन में, तो इसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो स्पेस होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, एनर्जाइज पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करने की टेंडेंसी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, मतलब ये मूव करना चाहते हैं। अब जैसे सॉलिड हुआ, तो सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए, तो जब पार्टिकल्स क्लोज होते हैं तो उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है मूव करने के लिए, यानी कि इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जब भी ये कम होते हैं, ठीक है, तो ये मूव कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये अपना शेप नहीं खो पाते हैं। ठीक है, जबकि यही चीज़ अगर मैं लिक्विड और गैस में देखूँ तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इधर उधर घूम सकते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर गया। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स भी ऐसे ही होते हैं। तो इनके बीच में रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली फ्लूइड बोलते हैं। यानी कि लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के फ्लो में या मोशन में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये जो सॉलिड होते हैं, ये क्योंकि ये इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं, तो ये अपनी ही एक्सिस पे वाइब्रेशन करते रहते हैं सभी पार्टिकल। तो जब ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये अपने आप अपने फेस को छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ, ये बात नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये होते हैं, ये आपके हायर क्लासेस में आपको बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी की आपके एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप यस प्लीज़ फॉलो एनसीईआरटी। ठीक है, बट अगर आप नॉलेज देख रहे हैं
तो अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ये एक ट्रू फैक्ट है जो कि आपको क्लास 11, 12 इन सब चीज़ों में क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट बनाना ज़्यादा बेहतर है इन कंपेरिजन टू मार्क्स गेन करना। मार्क्स तो आप गेन कर ही लेंगे, आपको बस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लिखना है, रिपल्सिव फोर्स नहीं लिखना है, टेस्ट में इतना ही लिखना बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैटर के स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी इंटर कन्वर्टिबिलिटी कैसी होती है। ठीक है, कुछ फिजिकल पैरामीटर्स और उनके इफेक्ट्स मैटर के ऊपर, और फिजिकल फेनोमेना लाइक इवापोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट क्या होती है, ये सब हम देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया करें, और थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, जल्द ही आएगी। थैंक यू।